हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा डिस्टेंस। साथ साथ आप नोट कर सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, 1.25x या फिर 1.5x में। तो सबसे पहले आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, तो डिस्टेंस पे बात करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो जो असल मतलब जो एक्चुअल पाथ होता है, जो एक्चुअल पाथ वो ट्रेवल करता है, उसकी पूरी लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब सपोज करिए कि आप अपने घर से, ठीक है, आप अपने घर से स्कूल गए। ठीक है, आप अपने घर से स्कूल गए, और जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रेवल करी है, ठीक है, एक्चुअल पाथ आपने ट्रेवल करी है। आप मान लेते हैं कि आप इस ए पाथ के थ्रू गए, या फिर इस पाथ के थ्रू गए, या फिर इस पाथ के थ्रू गए। जो एक्चुअल पाथ है, अगर मैं कहूं कि अगर ये पाथ 10 किलोमीटर का है, ये पाथ 8 किलोमीटर का है, और ये पाथ 13 किलोमीटर का है। ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रेवल करी अपने घर से स्कूल की तरफ, ठीक है, स्कूल जाने के लिए, वही क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक्चुअल पाथ, ठीक है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल एक्चुअल पाथ, जो रियल में जो पाथ होता है वो ट्रेवल करता है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। it is the it is the actual path length it is the actual path length covered by a moving particle in a given time of interval. Okay, moving particle in a given interval of time. Okay, given interval of time, तो ये क्या होगा? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप अपने स्कूल से वापस भी अगर घर आते हैं, ठीक है, इसी को अगर हम रिवर्स करें, ठीक है, आप अपने स्कूल से वापस घर आए, मान लेते हैं कि आप ए पाथ के थ्रू गए और ए पाथ के थ्रू वापस आए। तो जाने में आपको, यहाँ जब आप गए अपने घर से स्कूल, तो आपने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब आप वापस आए, तब आपने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल कितना हो गया? 16 किलोमीटर। तो ये जो 16 किलोमीटर है, ये क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ, और इसी को क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस कहेंगे। ओके, अगर आप बी पाथ के थ्रू जाते हैं, ठीक है, ये हम बी पाथ मान लेते हैं, और ये सी पाथ, और ये ए पाथ। ठीक है, अगर आप बी पाथ के थ्रू जाते हैं स्कूल, ठीक है, और वापस से बी पाथ के थ्रू वापस आते हैं, तब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होता? तो जाने में आपको 10 किलोमीटर, और फिर वापस आने में 10 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 20 किलोमीटर। ओके, अच्छा, अब अगर आप सी पाथ के थ्रू जाते हैं, ठीक है, सी पाथ के थ्रू अगर आप स्कूल जाते और वापस से सी पाथ के थ्रू स्कूल से आते, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते आप? तो जाने में आपको लगा 13 किलोमीटर, ठीक है, और आने में भी 13 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 26 किलोमीटर, है ना? तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ, जो भी
एक मूविंग पार्टिकल एक गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में कवर्ड करता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। ओके, दूसरा है हमारे दूसरा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले हम डिस्टेंस के बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। ऑलराइट, तो जो डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब यह है कि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ओके, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैंने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। ओके, अगर मैं इसका डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन फॉर्मूला की, तो डायमेंशन हो जाएगा इसका डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट के साथ m0 l1 t0। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि m0 क्यों है, l1 क्यों है, t0 क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ आएगा इसमें। ठीक है, डिस्टेंस मास इंडिपेंडेंट होता है और टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ओके, डिस्टेंस में सिर्फ एल आएगा, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। चलो, अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट क्या होता है, किस में मेजर करते हैं? एसआई यूनिट डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। ओके, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर, और सिंबल क्या होगा, सिंबल होगा स्मॉल एम। ओके, एसआई सिस्टम में डिस्टेंस को मेजर करने की बेसिक यूनिट मीटर होती है। क्लियर है यहां तक सबको? डिस्टेंस क्या होता है हमने पढ़ा, स्केलर, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ा, और एसआई यूनिट देखी। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, बहुत से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता होगा, बोरिंग लग रहा होगा, तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पोजीशन में कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी या फिर शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस में हमने देखा था, जब आप अपने घर से स्कूल गए, ठीक है, तो आपके पास तीन रास्ते थे, ए, बी और सी। तो आप देखेंगे कि तीनों में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ना, वो स्कूल जाने का, वो ए है। ठीक है, आप बी के साथ भी जा सकते थे और सी के साथ भी जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप बी से गए। ठीक है, इनिशियल पॉइंट आपका आपका घर है और स्कूल फाइनल पॉइंट है। ठीक है, आप बी पाथ के थ्रू गए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी होगी, और जो कि कितना है, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पोजीशन में कितना चेंज आया। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी सीधी या फिर शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, तो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट is the change in position vector। ठीक है, ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि a vector joining initial to final position, a vector
ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि द जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम लेंथ होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ओके, अच्छा, अगर मैं कहूं कि आप स्कूल गए, अपने घर से स्कूल गए और वापस अपने घर आ गए, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट ना एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है। जैसे घर से स्कूल की तरफ है ना, 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो आप कहेंगे कि घर से स्कूल की तरफ गए, तो डायरेक्शन क्या हो गया, घर से स्कूल की तरफ। अगर आप चले 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, तो डायरेक्शन भी आया ना इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है। अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका सेम होगा जो डिस्टेंस का है, ठीक है, क्योंकि इसको भी तो क्या किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो m0 L1 T0। ओके, ये भी एक तरह की शॉर्ट लेंथ है, इसलिए इसका डायमेंशन भी m0 L0 T⁻0 होता है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, तो एसआई यूनिट आप बताइए क्या होगा, सेम, किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, और सिंबल होता है एम। ऑलराइट, चलो, अगर कोई बॉडी, ठीक है, इसको बताना आप लोग, अगर कोई बॉडी अलग 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 टुकड़ों में डिस्प्लेस होती है, ठीक है, सपोज करिए कि अ, हमारे पास S1 है, ठीक है, S2 है, अलग अलग पीसेस में डिस्प्लेस होती है, S1 है, S2 है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो पूरी जर्नी का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S1 S2 S3 में क्या होती है, ये डिस्प्लेस होती है। तो पूरी जर्नी अगर मैं कहूं ऐसे, हमारे पास SN है, ठीक है, SN तक SN है। ऑलराइट, तो पूरी जर्नी में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो पूरी जर्नी का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम सभी डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम, ठीक है, डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे, वेक्टर सम करेंगे, करते हैं। ऑलराइट, सिंपल एडिशन कर देंगे हम, जो कि क्या होगा, S इज इक्वल टू, ठीक है, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू SN। ऑलराइट, वेक्टर सम करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है सी और दूसरा पॉइंट है हमारे पास डी। ओके, एक पॉइंट है सी और दूसरा पॉइंट है डी, ऐसे, और आप सी से डी की तरफ गए, ओके, सी से डी की तरफ गए, तो टोटल जो लेंथ है इसकी वह 1 किलोमीटर है। सी से डी की तरफ गए और डी से वापस सी की तरफ आए,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट। जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 किलोमीटर तो जाना और वापस आना 1 किलोमीटर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो होगा 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। आप सी पॉइंट से चलना स्टार्ट किए और वापस ही सी पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, उस केस में आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे इस चीज को आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। ऑल राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या कंपैरिजन है। तो हेडिंग डालिए, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों में कंपेयर कर लेते कि क्या है। ऑल राइट, इस चैप्टर की ना मैं डीपीपी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां जाके डीपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। चलो लाइन सीधी बनाते हैं। तो पहला जो है, पहला अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो मैं कह सकता हूं जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के। इस चीज को समझते हैं हम। ओके, इस चीज को समझते हैं। अब डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। ठीक है, या तो उसके बराबर भी हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना। और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। तो ये या तो डिस्टेंस जो होगी या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, है ना, या तो इसके बराबर होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ए से आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए, ठीक है, और 2 किलोमीटर की जर्नी है, ए से बी गए। ओके, और इस केस में अगर मैं कहूं तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर वापस अगर आप ए पॉइंट की तरफ आ गए, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, 4 किलोमीटर, 2 + 2 4 किलोमीटर, है ना, और डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम। तो हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस है वो तो बराबर हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। तो पहला क्या आ गया, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड कंपैरिजन करते हैं। डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 बट डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0। मतलब डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो वो बड़ा भी हो सकता है डिस्टेंस से, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करे, तो वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, 0 से छोटा कैसे हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है,
अगर मैं कहूँ कि ये लेस देन जीरो, ठीक है, तो ये क्या है, जीरो से छोटा। देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, मूविंग पार्टिकल है, तो उसकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना, वो कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑलराइट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव तीनों हो सकता है। जैसे अगर आप जैसे आप यहाँ ए पॉइंट से चले, ठीक है, ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट से चले, ठीक है, वहीं वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चले, ठीक है, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चलने लग गए, ठीक है, डायरेक्शन आपने चेंज कर लिया, उल्टी डायरेक्शन में चले गए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बच्चों, लेस देन जीरो। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ओके, और लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। क्लियर है। चलो, तो ये तो दूसरा कंपैरिजन था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ऑलराइट, अगला देखते हैं, सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड। थर्ड क्या होगा, सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड। अब दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट की हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। ओके, अगर मैं कहूं एक पॉइंट है हमारे पास ए और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, ओके, ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट की हमेशा सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि उनके बीच का सबसे छोटा सीधा रास्ता एक ही हो सकता है, लेकिन उन दो पॉइंट्स के बीच जाने के हजारों रास्ते हो सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू को सारी अलग अलग वैल्यूज मतलब मल्टी वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट के केस में तो एक ही शॉर्टेस्ट वाला होगा, लेकिन डिस्टेंस के केस में मल्टी वैल्यू। ऑल राइट, तो डिस्प्लेसमेंट सिंगल वैल्यूड है और डिस्टेंस मल्टी वैल्यूड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ फोर्थ, बिहेवियर विथ टाइम, ठीक है, बिहेवियर विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, ध्यान रखना, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, ये कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी घूमकर वापस अपने शुरुआती मतलब इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रही है। ओके, चलो फिफ्थ देखते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कंडीशन। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन कंडीशन। ये क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर होंगे, ठीक है, वो कौन सी कंडीशन होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन कंडीशन। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रही है, ओके, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ और एक्चुअल पाथ क्या होगा, दोनों सेम होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी बिल्कुल एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन में चले और अपनी डायरेक्शन ना बदले, यू टर्न ना ले, ठीक है, उस केस में एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सेम होगा। इसी को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट लाइन मोशन कंडीशन। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक सबको, कंपैरिजन बिटवीन
ओके, तो स्पीड के बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। ओके, इससे पहले जो लेक्चर हमने अपलोड किया फर्स्ट वाला, उसमें हमने स्पीड के बारे में बात कर लिया था कि स्पीड क्या होता है। ओके, और एक फॉर्मूला भी पढ़ा था एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ स्पीड देख लेते हैं। दो तरह की स्पीड्स होती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कराना हमें मुझे ये चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए, उसके बाद स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड। ऑलराइट, तो टाइप्स ऑफ स्पीड देखेंगे अब हम। इसकी जो डीपीपी है ना, आपको उस पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे डीपीपी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस पर बेस्ड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें। ओके, 30-35 क्वेश्चन होंगे उसमें, आप सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाओगे। तो पहला जो है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब मैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करूं, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसे क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड। ओके, जैसे 1 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर, और अगले 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो। ठीक है, स्पीड बदलनी नहीं चाहिए, उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ऑलराइट, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब कहेंगे हम? जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे या फिर कवर करे, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल स्पीड कहते हैं। जैसे पहले मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है चलिए, पर अगले मिनट में ट्रैफिक की वजह से 500 मीटर चल पाई। इसमें स्पीड बार बार बदल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो लिख लो, मैं बोल देता हूं। व्हेन अ पार्टिकल कवर्स, चलो लिख देता हूं, when a particle when a particle covers equal distance in equal intervals of time, okay, then it is said to be, then it is said to be moving with uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड particle covers unequal distances okay in equal intervals of time। ऑल राइट, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड के बारे में हमने पढ़ लिया था, जैसे कि जब कोई स्पीड लगातार बदल रही हो, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे जिसे हम। तो हमारी पूरी जर्नी का एक एवरेज निकालते हैं, तो पूरे रास्ते में जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे टोटल
टाइम से डिवाइड कर देने पर एवरेज स्पीड मिलती है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम इलेप्स, जो टाइम लगा। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक सबको? चलो, अगर यहां तक समझ में आया है तो उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। क्लियर है अगर समझ में आ गया है तो? ऑलराइट, बाकी आप शेयर तो कर ही देंगे मुझे पता है। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देंगे, एक्सपेक्ट।